आज हम कुछ अम, दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका, जिसके पास इतने साधन हैं, इतनी क्षमताएं हैं, वो आखिर क्यों नई चीजें बनाने में या कहिए विचारों को लागू करने में, आगे बढ़ने में क्यों संघर्ष कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे प्रगति के रास्ते में कोई दीवार सी खड़ी हो गई है। बिल्कुल। और हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसी मुद्दे की जड़ तक जाते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया है ना, विकास यानी ग्रोथ, फिर निर्माण यानी बिल्ड, शासन या गवर्न, आविष्कार मतलब इन्वेंट, और फिर उन्हें लागू करना डिप्लॉय, ये सब जैसे धीमा पड़ गया है। एक तस्वीर सी उभरती है कि भाई आगे बढ़ने की राह में कई रुकावटें आ गई हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों की मदद से जरा गहराई में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के लिए ये जो प्रचुरता, ये अबंडेंस की बात हो रही है, उसे हासिल करना इतना मुश्किल क्यों हो गया। शुरुआत करते हैं विकास से, ग्रोथ से। स्रोत बताते हैं कि एक समय था जब विकास को हमेशा अच्छा माना जाता था, पर अब शायद वैसा नहीं है। हाँ, ये बात तो है। स्रोत यही इशारा करते हैं। देखिए, पहले विकास का मतलब था तरक्की, आगे बढ़ना, पर अब पर्यावरण की चिंताएं हैं, बढ़ती असमानता के मुद्दे हैं। इन सब ने ना विकास को सवालों के घेरे में ला दिया है। तो एक तरह का संदेह पैदा हो गया इसे लेकर। अच्छा। और फिर ये सोच जाहिर है नीतियों में झलकती है, जिससे फिर नए निर्माण, नए व्यापार, वो सब धीमे पड़ जाते हैं। लेखक ये कहते हैं कि जरूरत ऐसे बेलगाम विकास की नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट ग्रोथ की है। मतलब जहां अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों का संतुलन बना रहे। समझ गया। तो विकास को लेकर सोच बदली है, लेकिन जब असल में कुछ बनाने की बात आती है, मतलब बिल्ड, घर, सड़कें या फिर आजकल जैसे ऊर्जा परियोजनाएं, तब क्या होता है, क्या दिक्कतें आती हैं? अरे हाँ, यहाँ तो मामला और भी पेचीदा है। स्रोत साफ बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा नियम कानून, बहुत लंबी कानूनी प्रक्रियाएं, और फिर वो स्थानीय विरोध, जिसे नॉट इन माई बैकयार्ड या निम्बी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये बड़े कारण हैं। इसे कुछ लेखक रेगुलेटरी पैरालिसिस भी कहते हैं। मतलब नियमों का ऐसा जंजाल कि किसी प्रोजेक्ट को, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, मंजूरी मिलने में ही सालों लग जाते हैं। बाप रे, सालों! जी हाँ। मिसाल के तौर पर सोचिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट कितने जरूरी हैं। लेकिन अक्सर वही प्रोजेक्ट स्थानीय विरोध और लाल फीताशाही में अटक जाते हैं। लोग बदलाव तो चाहते हैं, पर कहते हैं मेरे घर के पास नहीं। मतलब इरादा चाहे कितना भी नेक हो, सिस्टम ही उसे रोक देता है। जी। ये तो काफी निराशाजनक है। अच्छा, अब शासन यानी गवर्न की बात करें, क्या वहां भी ऐसी ही कोई रुकावट है? बिल्कुल है। स्रोत अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को एक नाम देते हैं, वीटोक्रेसी। वीटोक्रेसी, ये क्या है? हाँ, वीटोक्रेसी मतलब एक ऐसी प्रणाली जहां किसी चीज को ना कहना हाँ कहने से कहीं ज्यादा आसान और ताकतवर हो गया है। अच्छा। मतलब किसी भी बदलाव या नए प्रोजेक्ट को रोकना बहुत आसान है, पर उसे शुरू करना या पूरा करना वो बेहद मुश्किल है। छोटे छोटे समूह भी अगर वो ठान लें तो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को अटका सकते हैं। तो फिर नीतियां कैसे बनती हैं? नीतियां अक्सर अगले चुनाव को ध्यान में रखकर बनती हैं। दूरगामी समाधानों पर फोकस कम रहता है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कैलिफोर्निया की हाई स्पीड रेल परियोजना। दशकों से चल रही है, पर राजनीतिक खिंचतान और मुकदमों में ही फंसी हुई है। वेटोक्रेसी मतलब रोकने की ताकत ज्यादा, बनाने की कम। इसका असर तो फिर नई खोजों यानी इन्वेंट पर भी पड़ता होगा। तकनीकें तो जबरदस्त आ रही हैं, जैसे एआई है, जीन एडिटिंग है, पर क्या उन्हें अपनाने में भी यही सुस्ती दिखती है? हाँ बिल्कुल, नवाचार के मोर्चे पर भी यही रुकावटें नजर आती हैं। देखिए, नई तकनीकें तो आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें लेकर समाज में एक किस्म का डर और संदेह भी बढ़ रहा है। कैसा डर? जैसे नौकरियों का डर, सुरक्षा का सवाल, प्राइवेसी की चिंताएं। और इसके साथ ही जो सरकारी नीतियां हैं, वो अक्सर इन नई तकनीकों की तेज रफ्तार से कदम नहीं मिला पाती हैं। वो या तो पुरानी पड़ चुकी होती हैं या फिर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण लगाने की कोशिश करती हैं। जैसे क्रिस्पर जीन एडिटिंग तकनीक है, बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती है, पर वो नैतिक और कानूनी सवालों में उलझ कर रह गई है। ओह। तो नतीजा क्या होता है? आविष्कार तो हो रहा है, पर उसका जो असल फायदा है वो लोगों तक पहुंचने में काफी देरी हो रही है। और फिर आता है इसका आखिरी पड़ाव, डिप्लॉय। मतलब इन आविष्कारों और समाधानों को जमीन पे उतारना। यहाँ क्या मुश्किलें हैं? क्या कहानी फिर वही है? हाँ, बहुत हद तक कहानी वही है।
यहाँ भी हमें वही जानी पहचानी बाधाएं मिलती हैं। सरकारी उलझनें, मतलब रेड टेप, वो मेरे घर के पास नहीं वाली निम्बी सोच, और कहीं ना कहीं एक तात्कालिकता की कमी दिखती है। जैसे सोलर पैनल हैं, आज कितने सस्ते और असरदार हैं, है ना? लेकिन उन्हें लगाने के लिए परमिट लेना, स्थानीय विरोध से निपटना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सही बात है। या वही हाई स्पीड रेल का उदाहरण लें, विचार तो शानदार है, पर जमीन अधिग्रहण और कानूनी दांव-पेच में ही दशक बीत रहे हैं। तो स्रोत ये कहते हैं कि अमेरिका के पास देखिए साधन है, पैसा है, आविष्कार भी हैं। कमी है तो शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की, एक सामूहिक भरोसे की और तेजी से काम करने की क्षमता की। तो इन सभी पहलुओं को अगर हम जोड़कर देखें तो वो जो अंतिम खंड है, टुवर्ड अबंडेंस, प्रचुरता की ओर, वो क्या कहता है? प्रचुरता का मतलब सिर्फ पैसा या संसाधन तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने सही पकड़ा। प्रचुरता सिर्फ आर्थिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति भी है, एक सोच है। स्रोत ये तर्क देते हैं कि समाज जैसे कमी की मानसिकता में, मतलब स्कैर्सिटी माइंडसेट में फंस गया है। कमी की मानसिकता मतलब जहां अवसरों के बजाय सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं दिखती हैं। लोग जैसे मान बैठे हैं कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती, कि हमारे पास पर्याप्त नहीं है। इस सोच से बाहर निकलने के लिए एक साहसी नेतृत्व चाहिए, एक जागरूक समाज चाहिए और नकारात्मकता से लड़ने का जज्बा चाहिए। बदलाव बाहर से नहीं, पहले सोच से शुरू होता है। जैसा एक स्रोत में कहा गया है, उस देश की कल्पना करे जो फिर से विश्वास करने का साहस करे, निर्माण करने का साहस करे और भविष्य को आकार देने का साहस करे। तो इन सभी स्रोतों को मिलाकर अगर देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। अमेरिका के पास क्षमता तो अपार है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था की अपनी बाधाएं हैं। एक हिचक भरी मानसिकता है और शायद राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, जो उसे उस प्रचुरता तक पहुंचने से रोक रही है जिसका वो शायद हकदार है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल उठता है, सोचने वाला सवाल। अगर कोई समाज अपनी ही क्षमताओं पर, अपने ही भविष्य पर भरोसा खो दे, तो क्या वो कभी सच्ची प्रचुरता हासिल कर सकता है, भले उसके पास दुनिया के सारे साधन क्यों ना मौजूद हों? ये सवाल सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, मेरे ख्याल से ये हर उस समाज के लिए मायने रखता है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, प्रगति करना चाहता है।